सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की टीचर सुषमा सोलंकी सुनीता ग्लोबल स्कूल से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 17 पढ़ा था, चैप्टर 17, जिसका नाम था सांस सांस में बांस। तो बच्चों, पाठ में हमने देखा कि बांस का कितना इस्तेमाल होता है, असम नागालैंड में बांस का कितना उपयोग होता है, वहां पे कितना उपयोग में लिया जाता है बांस, और जन्म से मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में बांस का कहाँ कहाँ उपयोग और कितना कितना उपयोग होता है, कहाँ कहाँ और कितना उपयोग था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे बच्चों। पाठ 17, जिसका नाम है सांस सांस में बांस। इसका प्रश्न 1 मैं पढ़ रही हूँ। कौन सा बांस काटा जाता है और क्यों? प्रश्न में क्या पूछा गया है? कौन सा बांस काटा जाता है और क्यों? या प्रश्न को 2 तरह से पूछा गया है। कौन सा बांस काटा जाता है और क्यों, या बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन कौन सी विशेषताएं होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? बूढ़े बांस में कौन कौन सी विशेषताएं होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती, वो बतानी है। तो उत्तर, 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस बूढ़े बांस कहलाते हैं। ऐसे बांस जो 1 से 3 साल की उम्र वाले हो, जिनको 1 से 3 साल हो गए उगे हुए, इतना समय उन्होंने निकाल दिया, वे बांस। ये सख्त होते हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। इसके विपरीत युवा बांस लचीला होता है, ये आसानी से नहीं टूटता। लचीला है तो वो आसानी से टूटेगा भी नहीं। तो उत्तर एक बार फिर से दोहरा रही हूं मैं। 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस बूढ़े बांस कहलाते हैं। ये सख्त होते हैं, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। इसके विपरीत यानी कि इसी का उल्टा, युवा बांस लचीला होता है, ये आसानी से नहीं टूटता। बूढ़े बांस तो आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि ये सख्त होते हैं। युवा बांस लचीले होते हैं, इस कारण ये आसानी से नहीं टूट पाते। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 2 मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न 2 आप ध्यान देना बच्चों। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से जो चीजें बनती है, उसमें सबसे आश्चर्यचकित करने वाली चीज आपको कौन सी लगी और क्यों लगी, ये भी बताना। तो उत्तर है, वैसे तो बांस से विभिन्न तरह की चीजें बनती है, यानी अलग अलग तरह की चीजें बनती है बांस से। यूं तो जैसे टोकरी, चटाई, बर्तन इत्यादि, पर उनसे बनी हुई विभिन्न आकृतियों वाली टोकरियों में टेबल लैंप आश्चर्यजनक लगते हैं। क्यों? वो अलग ही दिखते हैं, अच्छे एकदम। बांस से बतख, चिड़िया जैसी टोकरियां बहुत सुंदर लगती है। वो आकृति इतनी सजीव होती है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। उसी प्रकार बांस से बने लैंप, टेबल लैंप भी विभिन्न आकारों के भी होते हैं। कोई चौकोर, तो कोई गोल, तो कोई अंडाकार होता है। इस तरह हाथों से बनी हुई बांस की बुनाई आश्चर्यजनक व सही में सम्मान देने योग्य है। तो से चीजें ऐसी बनाई गई है, बांस की बतख, चिड़िया, टोकरियां, ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियां दी गई है, ऐसा लगता है जैसे वो सजीव हो, जैसे उनमें अभी जान आ गई हो। ऐसा बांस की इतनी तरह तरह की चीजें बनाई गई है। उत्तर में एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। वैसे तो बांस से विभिन्न तरह की चीजें बनती है, जैसे टोकरी, चटाई, बर्तन
इत्यादि, पर उनसे बनी हुई विभिन्न आकृतियों वाली टोकरियों, लैंप, टेबल लैंप जैसे आश्चर्यजनक लगते हैं। बांस से टोकरियां और टेबल लैंप सब बनने लगे। बांस से बतख, चिड़िया जैसी टोकरियां बहुत सुंदर लगती है। वो आकृति इतनी सजीव होती है कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। वो ऐसी लगती है जैसे वो उसमें जान आ गई, ऐसी आकृतियां। उसी प्रकार बांस से बने टेबल लैंप भी विभिन्न आकारों के होते हैं, कोई चौकोर तो कोई गोल, तो कोई अंडाकार, कोई चौकोर आकार का होता है, कोई गोल, कोई अंडे के आकार जैसा होता है। इस तरह हाथों से बनी हुई बांस की बुनाई आश्चर्यजनक व सही में सम्मान देने योग्य है। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई? बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो कब आरंभ हुई होगी ये पूछा गया है। प्रश्न का उत्तर है, कहा जाता है मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता तब से आरंभ माना जाता है जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। बांस की बुनाई का रिश्ता तब से शुरू माना जाता है कि बांस की बुनाई तब से शुरू हुई जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। इसके लिए उसको सामान रखने के लिए एक टोकरी की आवश्यकता रही हो। ये भी हो सकता है उसने ये प्रेरणा चिड़िया के घोंसले से प्राप्त की हो और उसी से सीखकर बुनाई करना आरंभ किया हो। क्या कहा गया है कि कहा जाता है कि मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता तब से आरंभ माना जाता है जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। अब भोजन इकट्ठा करने की सोची उसने शुरू किया तो उसको भोजन को रखने के लिए किसी बर्तन की आवश्यकता होती, किसी पात्र की। तब उसने टोकरी के बारे में सोचा। अब टोकरी बनाई कैसे जाए, तो चिड़िया के घोंसले से उसने सोचा, देखकर के चिड़िया के घोंसले से उसने प्रेरणा प्राप्त की और उस तरह उसने टोकरी बनाई, टोकरी को बुना घोंसले की तरह। किससे? बांस से। उत्तर एक बार फिर से दोहरा रही हूं मैं। कहा जाता है मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता तब से आरंभ माना जाता है जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। इसके लिए उसको सामान रखने के लिए टोकरी की आवश्यकता रही हो। ये भी हो सकता है उसने ये प्रेरणा चिड़िया के घोंसले से प्राप्त की हो और उसी से ये बुनाई सीखकर बुनाई करना आरंभ किया हो। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। प्रश्न है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? नक्शे में देख के बताना है ऐसे। तो उत्तर है पाठ में ही बताया गया है किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है जो। तो उत्तर है पाठ में उत्तर पूर्वी स्थानों के 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बांस का बहुत प्रयोग होता है, क्यों? वहां बांस ज्यादा उगता है तो इनका प्रयोग भी ज्यादा होगा। इसमें विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी स्थान के एक क्षेत्र नागालैंड की बात की गई है। मेन का बांस ज्यादा उपयोग में लाया जाता है नागालैंड में बांस ज्यादा उगता है इसलिए। उत्तर एक बार फिर से, पाठ में उत्तर पूर्वी स्थानों के 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बांस का बहुत प्रयोग होता है। इसमें विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी स्थान के क्षेत्र नागालैंड की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 1, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं। बांस के कई उपयोग बताए गए इस पाठ में, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो, जैसे संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन। ये शब्द बताए गए हैं कि इनका क्या क्या उपयोग है, कैसे, किस में। जैसे संगीत में बांस के बने वाद्य यंत्र बनते हैं बांस से, जो संगीत में काम में आते हैं यंत्र।
मच्छर, तो इससे मच्छरदानी के बांस भी बनते हैं, मच्छरदानी के बांस भी होते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर के बांस भी होते हैं। प्रकाशन, बांस का बुरादा, किताब या कागज बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए भी बांस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। बांस का उपयोग किस रूप में हुआ? प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन होता है उनका उपयोग। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधन से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है वो बताना है। प्राकृतिक संसाधन दैनिक उपयोग की वस्तुएं कौन कौन सी है? जैसे चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी, इनसे क्या क्या बनाया जाता है वो बताना है। इनमें से किन्हीं एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। अब प्राकृतिक संसाधन में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की विधि पहले दिया गया था ना, चमड़ा, सेकंड है घास के तिनके, पेड़ की छाल से क्या बनता है, फिर गोबर से क्या, मिट्टी से क्या बनता है वो। तो चमड़े से क्या क्या बनता है देखते हैं। चमड़े से बनता है चमड़ा, जूता, बेल्ट, बैग। चमड़े को मोची द्वारा पहले आकार दिया जाता है, फिर उसे विभिन्न टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को मशीनों की सहायता से आपस में जोड़ते हैं, फिर इन्हें सुंदर बनाने के लिए इसमें सिलाइयां लगाई जाती है, तब जाकर विभिन्न प्रकार के जूते बनते हैं। कैसे बनते हैं जूते? चमड़े का उपयोग कैसे होता है? जैसे चमड़ा, जूता, बेल्ट, बैग। चमड़े को मोची द्वारा पहले आकार दिया जाता है, फिर उसे विभिन्न टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को मशीनों की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। इन्हें सुंदर बनाने के लिए इनमें सिलाइयां लगाई जाती है, तब जाकर विभिन्न प्रकार के जूते बनते हैं। नेक्स्ट, घास के तिनके, झाड़ू, खिलौने। इसे झाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी घासों के तिनकों को इकट्ठा करना पड़ता है। घास के तिनकों को इकट्ठा कीजिए। जब ये इकट्ठी हो जाए तो इन्हें किसी की सहायता से बांध लीजिए, किसी रस्सी, डोरी, इसकी सहायता से बांध लीजिए। जब आपकी घास की झाड़ू तैयार है, बस फिर आपकी घास की झाड़ू तैयार हो जाएगी। अब पेड़ की छाल से क्या कागज बनता है? गोबर उपले, सारे गोबर को इकट्ठा कर लीजिए। गोबर से उपले बनते हैं, कैसे बनते हैं वो विधि बताइए। गोबर को इकट्ठा कर लीजिए, इसे हाथों में थोड़ा थोड़ा लेकर रोटी के समान दोनों हाथों के मध्य गोल गोल फैलाते गोल आकार दीजिए। जब ये बड़ा हो जाए तो जमीन या दीवार पर चिपका दीजिए। गाँव में बनते हैं, ज्यादातर गाँवों में जिनके घर में गायें होती है वो गोबर के उपले बनाते हैं। अब इसे करीब करीब 1 सप्ताह सूखने दीजिए, आपके उपले तैयार है। मिट्टी का क्या उपयोग? मिट्टी के मकान, मूर्तियां बनती है। बताया गया प्राकृतिक संसाधन और इनसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं क्या क्या बनती है और उन वस्तुओं को बनाने की विधि, एक वस्तु को बनाने की विधि। प्राकृतिक संसाधन में जैसे आ गया चमड़ा, चमड़े से क्या बनता है? जूता, बेल्ट, बैग। वही विधि पहले वाली, चमड़े को मोची द्वारा पहले आकार दिया जाता है, फिर उसे विभिन्न टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को मशीनों की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। इन्हें सुंदर बनाने के लिए इनमें सिलाइयां लगाई जाती है, सिलाई की जाती है ना, फिर तब जाकर विभिन्न प्रकार के जूते बनते हैं। हम तरह तरह के जूते पहनते हैं, इनके पीछे मेहनत कितनी होती है ये हमें पता नहीं। हाँ, घास के तिनके से क्या झाड़ू और खिलौने बनते हैं। झाड़ू कैसे बनता है? तो इसे झाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी घासों को इकट्ठा किया जाता है। जब इकट्ठी हो जाए तो इन्हें किसी की सहायता से बांध दिया जाता है। उसे बांध लीजिए, फिर बस आपकी घास की झाड़ू तैयार है। पेड़ की छाल से क्या कागज बनाया जाता है।
गोबर से प्राकृतिक संसाधन क्या, गोबर, गोबर से उपले बनते हैं। उपले कैसे, पहले सारे गोबर को इकट्ठा कर लेंगे, इसे हाथों में थोड़ा थोड़ा लेकर रोटी के समान दोनों हाथों के मध्य गोल गोल फैलाकर गोलाकार देंगे। जब ये बड़ा हो जाए तो जमीन या दीवार पर चिपका देंगे। इसे करीब करीब 1 सप्ताह सूखने दीजिए, आपके उपले तैयार है। फिर है मिट्टी। मिट्टी से क्या बनते हैं, मकान या मूर्ति। फिर विधि बताइए। इन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों से कुछ बनाने की विधि। इससे झाड़ू बनाने के लिए सब किससे, तिनकों से। घास के तिनकों से झाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी घासों के तिनकों को इकट्ठा कर लीजिए। जब इकट्ठी हो जाए तो इन्हें किसी की सहायता से बांध लीजिए। बस आपकी घास की झाड़ू तैयार है। फिर अगला, फिर पेड़ की छाल से कागज, गोबर के उपले भी बनते हैं। कैसे, गोबर को इकट्ठा कर लीजिए, इसे हाथों में थोड़ी थोड़ी लेकर रोटी के समान दोनों हाथों के मध्य गोल गोल फैलाते हुए आकार दीजिए। जब ये बड़ा हो जाए तो जमीन या दीवार पर चिपका दीजिए। अब इसे करीब करीब 1 सप्ताह तक सूखने दीजिए। सूखने के बाद आपके उपले तैयार है। मिट्टी के क्या बनते हैं, मकान या मूर्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न 3। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है। प्रश्न 3 है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा रही हूं मैं। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। उत्तर है, हमें लगता है कि वहां दूर दूर तक बांस ही बांस उगा होगा। अब अपने मन में उनकी कैसी तस्वीर बनती है वो बतानी है। किसके जरिए, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की तुम्हारे मन में, यानी हमें अपने मन में कैसी तस्वीर बनती है सोचकर ये वो बताना है। हमें लगता है कि वहां दूर दूर तक बांस ही बांस उगा होगा, वहां लोग समूह में बांस से सामान बना रहे होंगे, उनके घर की प्रत्येक वस्तु बांस से बनी होगी, उनके बर्तन, घर, व्यंजन सबके अंदर बांस का प्रयोग होता होगा। यह कल्पना हमें रोमांचित कर देती है, मुझे वहां जाने का मन करता है। बांस से घर भी बनते हैं, बर्तन, व्यंजन सब बनते हैं। उत्तर एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ। हमें लगता है कि वहां दूर दूर तक बांस ही बांस उगा होगा। हमारे मन में क्या तस्वीर बनती है उस जगह को सोच के वो बतानी है। तो उत्तर है, हमें लगता है कि वहां दूर दूर तक बांस ही बांस उगा होगा, वहां लोग समूह में बांस से सामान बना रहे होंगे, उनके घर की प्रत्येक वस्तु बांस से बनी होगी, उनके घर, बर्तन, व्यंजन सबके अंदर बांस का प्रयोग होता होगा। यह कल्पना हमें रोमांचित कर देती है, मुझे वहां जाने का मन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई रहती है। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगा कर दो। अब अपने को अनुमान लगाना है, अनुमान लगाकर बताना है कि यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो।
क है, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अनुमान लगा के प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न क है ये। प्रश्न ख है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? प्रश्न ग है, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? प्रश्न क एक बार फिर से पढ़ रही हूं मैं। बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है प्रश्न का आंसर। छोटी मछलियां अपने आकार के कारण सफलतापूर्वक जाल से निकल जाती है। इसके विपरीत यदि किसी चौड़े जाल में रखा जाएगा तो उछल उछल के बाहर आ जाएगी। शंकु के आकार के जाल में से पानी सरलता से निकल जाता है। मछलियां इसके छिद्रों से बाहर नहीं निकल पाती है। यह थोड़ा गहरा होता है, अतः मछली इसके तल में रह जाती है और उछलकर बाहर नहीं आ पाती। आंसर क। अगला प्रश्न ख है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? उत्तर है ख का उत्तर, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। यह एक त्रिभुज के समान दिखाई देता है। इस चिन्ह के समान दिखाई देता है। चिन्ह आपको बना के बताया गया है यहाँ पे। उत्तर एक बार फिर से दोहरा रही हूं मैं। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। ऊपरी हिस्सा तो अंडाकार होता है, नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। यह एक त्रिभुज के समान दिखाई देता है। इस चिन्ह के समान दिखाई देता है। चिन्ह यहाँ पे बनाया गया है वी के समान। प्रश्न ख का उत्तर था ये। प्रश्न ग था, इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? प्रश्न ग का उत्तर है, इस तरह धीरे धीरे चलकर जाल को खींचा जाता है, मछलियां जाल में फंस जाती है। जाल को धीरे धीरे खींचेंगे तो मछलियां उसमें फंस जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 1, हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा कहे मुताबिक इस वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्यों में प्रयोग करना है। हाथों की कलाकारी वाक्य है, इससे बना हुआ वाक्य है, तुमने बहुत सुंदर मेजपोश बनाया है, तुम्हारे हाथों की कलाकारी को मानना पड़ेगा। वाक्य प्रयोग करना है। घनघोर बारिश, इसका वाक्य प्रयोग है, आज दिल्ली में घनघोर बारिश हो रही है। तीसरा है बुनाई का सफर, इसका वाक्य प्रयोग, बुनाई का सफर, मेरी बुनाई का सफर 20 साल पुराना है। वाक्य है, मेरी बुनाई का सफर 20 साल पुराना है। फोर्थ है 4 है आड़ा तिरछा, वाक्य प्रयोग है, ढंग से बनाओ, ये क्या आड़ा तिरछा बना रहे हो। फिफ्थ है डलिया नुमा, मेरे पास डलिया नुमा बर्तन है। सिक्स्थ है कहे मुताबिक, गोविंद को मेरे कहे मुताबिक चलना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न, बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। बनावट से क्या बना? बनावट में है बुन क्या है? क्रिया, इसमें जुड़ा आवट प्रत्यय बन गया बुनावट। अब इससे बने आवट प्रत्यय से बने 3 शब्द सजावट, बनावट, मिलावट। नंबर 2 नुकीला, शब्द है नुकीला, नूक मूल शब्द, इसमें जुड़ा ईला प्रत्यय, इससे बने शब्द है, ईला प्रत्यय से बने शब्द रंगीला, सजीला, नशीला।
अगला है थर्ड, दबाव। दब प्लस आव, यानी दब तो मूल शब्द है, क्रिया, इसमें जुड़ा आव प्रत्यय, और इस आव प्रत्यय से बने 3 शब्द है, चुनाव, सुझाव, बनाव। अगला शब्द है घिसाई। घिस क्रिया शब्द, मूल, इसमें जुड़ा आई प्रत्यय। अब आई प्रत्यय से बने 3 शब्द है, पढ़ाई, भलाई, रुलाई। पाठ के नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। यहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरेक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। अब अलग ढंग से कैसे लिखा गया देखिए आप। क है, क बांस की चीजें बनाने का चलन भी वहां खूब है। ख हम जिक्र ही बांस की 1-2 चीजों का कर पाए। ग है, हर एक गठान से बांस को काटा जाता है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए। घ तरह तरह की टोपियां भी खपच्चों जैसी बनाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 3, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। देखो, हिंदी में सभी उंगलियों के नाम इस प्रकार है। अंगुष्ठा यानी अंगूठा, तर्जनी यानी अंगूठे के साथ वाली उंगली, मध्यमा बीच वाली उंगली, अनामिका जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। अब सब उंगलियों के नाम। कनिष्का कौन सी है? छोटी उंगली। अब उंगलियों के नाम भी लिखना है और इनका क्रम भी बताना है। अंगुष्ठा, सबसे पहले अंगूठा, अंगुष्ठा यानी अंगूठा। तर्जनी यानी अंगूठे के साथ वाली उंगली, बिल्कुल अंगूठे के जस्ट पास में होती है, उस उंगली को तर्जनी बोलते हैं। फिर है मध्यमा यानी बीच वाली उंगली। फिर है अनामिका, अनामिका यानी जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। फिर है कनिष्ठा, कनिष्ठा यानी सबसे लास्ट छोटी वाली उंगली। तो बच्चों, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर गए आज। आपको क्या क्या करना है नोटबुक में मैं बता रही हूँ। आपको नोटबुक में प्रश्न 1 करना है नोटबुक में, प्रश्न 2 करना है, प्रश्न 3, प्रश्न 4 ये आपको नोटबुक में करना है। और ये प्रश्न 3 ये भी नोटबुक में करना है। वाक्य प्रयोग भी आपको नोटबुक में करना है। ये प्रश्न 1 ये नोटबुक में करना है। और ये प्रश्न 1 बनावट शब्द से बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से शब्द बने हैं, इसी तरह शब्द बनाने 3 ये भी आपको नोटबुक में करना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।